टीम का अहम चेहरा बन गए। 2018 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने और 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार में तकनीकी शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और माप तौल विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बतौर मंत्री आशीष पटेल का तकनीकी संस्थानों को आधुनिक बनाना, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूत करना रहा है। जहां तकनीकी शिक्षा पहले सिर्फ डिग्री तक ही सीमित थी, वहीं अब इसके विस्तार में एआई, आधुनिक कौशल, इंटर्नशिप और उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं। छात्रों को विश्व स्तरीय अवसर देने की सोच को मंत्री आशीष पटेल साकार करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, तकनीकी संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक लैब और बेहतर प्लेसमेंट नेटवर्क पर जोर दिया है ताकि छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सके। मंत्री आशीष पटेल ने इस दिशा में शिक्षा को समृद्ध, रोजगार उन्मुख और तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए व्यापक कदम भी उठाए हैं। इन पहलों से न केवल तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि युवाओं के बीच कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। राजनीति में भी पारदर्शिता, जवाबदेही और लोगों के साथ खुली संवाद शैली के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। हालांकि मंत्री रहते हुए कुछ विभागीय विवाद और राजनीतिक बयान भी सुर्खियों में आए, लेकिन आशीष पटेल खुद को संगठन और सरकार दोनों के बीच संतुलन साधने वाला नेता बताते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक पहचान के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति के रूप में उनकी निजी पहचान भी चर्चा में रहती है। शिक्षा, कौशल और युवा सशक्तिकरण के इस प्रयास के चलते आशीष सिंह पटेल को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षा जगत से सकारात्मक सहयोग भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो स्वागत कीजिए, हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और माप तौल विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल का। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए इस इंडिया वॉइस कॉन्क्लेव 2026 में। यूपी का बजट, तरक्की का मास्टर प्लान और शुरुआत आपके विभाग से ही। सर, आपके विभाग में मंत्री के तौर पर जो काम आपने किया है उससे कितना अब तक संतुष्ट हैं, और ये जो बजट है, इस बजट में जो अलॉटमेंट है और आगे का जो रोड मैप है वो क्या? मेरा ये कहना है, जीवन में अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो गया तो कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हमेशा आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और बेहतर करने का प्रयास हमेशा होना चाहिए। मैं अपने विभाग के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे गांव का व्यक्ति जब अपने बच्चे को तकनीकी शिक्षा दिलाने का एक उद्देश्य रखता है तो सबसे पहले वो पॉलिटेक्निक्स में जा करके और अपने बच्चे को उसमें प्रवेश दिलाने का काम करता है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे ही पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाटा टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंस सेंटर बनाने का काम किया है, जिससे उन बच्चों को हाई क्वालिटी का एक्सपीरियंस उनके अपने संस्थान के अंदर ही मिले। हमने SIRF का एक फार्मूला भी लागू किया है, जिससे जिसकी उन आपस में सभी संस्थानों में एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो और नंबर 1 की लड़ाई लड़ें, जिससे क्वालिटी भी सुधरेगी और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने का काम होगा। तो जो अलॉटमेंट है इस बार का, उससे आप फिर वही शब्द संतुष्ट, जो कि आप नहीं होंगे,
और ज्यादा की मांग आप करेंगे, लेकिन जो अलॉटमेंट हुआ है उससे आपको लग रहा है कि जो आपने रोड मैप एक तैयार किया है इस 4 साल के दौरान और 5वां साल ये चल रहा है सरकार का, उसमें वो ठीक है, फिट बैठेगा? देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में कुल मिलाकर के 600 से ज़्यादा हमारे डिग्री संस्थान हैं। इसी प्रकार सरकारी और निजी मिलाकर के लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे पास पॉलिटेक्निक के संस्थान हैं, जिसमें फार्मेसी सब इंक्लूड है। तो मैं तो इतना कहूँगा, कोई भी बजट मिलता है तो उसमें और पाने की इच्छा शक्ति हमेशा रहती कि ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, तो हम ये काम कर लेंगे। लेकिन ये चूँकि एक बजटीय व्यवस्था है, तो मैं इतना कहूँगा कि जो मिला है उसी में हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उस जमीन पर उतर पा रहा है 100%। मैंने आपसे कहा, टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक्सीलेंस सेंटर 125 के आसपास खोल रहे हैं, जिसमें से पहले राउंड में 45 का हमने ज़मीन पे उतार दिया है, 45 फिर होगा, फिर इस तरह बढ़ता घटता रहेगा। बेरोजगारी दर को पाटने में आपका विभाग जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और पहले भी वो निभाता रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी आंकड़ा भी आया था कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय 17.5% बेरोजगारी दर थी और आज 2.24% बेरोजगारी दर है। करीब करीब 7 गुना कमी आई है बेरोजगारी दर में। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों पर यह आरोप लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और जब ये बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप जब लगेगा तो जाहिर सी बात है कि नजर आपके विभाग की तरफ जाएगी। देखिए, जब एसी कमरे में बैठ करके हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे विपक्ष के साथी करते हैं ऐसा, तो उन्हें हमेशा कमियां ही नज़र आती हैं। और आपने खुद कहा कि 7 गुना कमी आई है, तो ये तो हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि हम लोग उसको 7 गुना कमी करके प्रदेश की जनता के सामने रखे हैं। और मैं इतना कहूँगा, जो एक्सीलेंस सेंटर्स हैं या प्लेसमेंट अच्छा करके, प्लेसमेंट के लिए प्रयास करके हम लोग बेरोजगारी की जो वृद्धि है उसको कम करने में सफल रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है पटेल जी? देखिए, ये तो विभाग की बात कर रहे थे, लेकिन आप बैठने के बाद सियासी सवाल ना हो, सियासी चर्चा ना, सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑल इज वेल? बिल्कुल, मैं इतना कहूँगा कि सब कुछ अच्छा चलाने का प्रयास होना चाहिए। कभी कभी उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको भी ठीक कर लिया जाता है। हमारे दया शंकर जी हैं, उसके ये तो फेविक्विक लेके चलते हैं, लेकिन आपकी नाराजगी कभी कभी आ जाती है, हमेशा तो नहीं आती, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है कि आप सरकार से नाराज चल रहे हैं। आप बताते नहीं है, फिर जाके मीडिया में खबर चलती है। देखिए, मैं इतना कहूँगा, हमारी नाराजगी किसी बात की नहीं, हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम अपनी बात रखते हैं। और हमारी पार्टी का जो गठन हुआ है, कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के उसका गठन हुआ है, तो हम अपने उन मुद्दों से कैसे अलग हट सकते हैं? उसको आप नाराजगी के तौर पे ले सकते हैं तो लीजिए, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। सरकार के कद्दावर मंत्री थे, बीच में आप नाराज थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। सरकार के जिम्मेदार मंत्री, हालांकि वो मंत्री बराबर विवादों में रहते, अभी एक जगह का विवाद में उनका नाम चला था, तो उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स अगर जिम्मेदार, अगर मंत्री कह रहे हैं, सरकार में ओहदे में बैठे लोग कह रहे हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? कैबिनेट के विस्तार की चर्चा होगी तब कहते हैं आप नाराज हो जाते हैं, एमएलसी की सीट खाली होगी तब आप नाराज हो जाते हैं। अब मीडिया एज ए पर्सन मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिसके साथ आप हैं उन लोगों का दावा है कि आप नाराज हो जाते हैं समय समय पे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोग एनडीए के अंग हैं, दिल्ली में भी हमारी नेता भारत सरकार में मंत्री हैं। छोटे दलों के साथ हमेशा एक परेशानी रहती है, कभी आप मीडिया के साथी उनको बुटकटवा कहते हैं, कभी आप उनको कहते हैं ब्लैकमेलर। लेकिन मैं तो आपसे उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, ब्लैकमेलिंग करके अगर कुछ मिल जाए तो ब्लैकमेलिंग की बात करिए। आप हमें आप ही बता दीजिए, हमने जितने बार नाराज हुए, आपके शब्दों में ब्लैकमेलिंग कहते हैं उसको। नहीं, मैं नहीं कहा, आपके जो सहयोगी दल उन्होंने कहा प्रेशर पॉलिटिक्स, नहीं मैंने कभी नहीं कहा। मैं आपकी राजनीति, आप जो संगठन को मिला के चलते हैं, कहीं ना कहीं अपना दल के वर्कर भी मिलते हैं, आपसे कभी वो नाराज नहीं रहे। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। ना ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ना ब्लैकमेलिंग है। हम लोगों को बहुत सारे संकटों से गुजरना पड़ता है, और मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे
कि अगर अपने हक अधिकार के लिए कोई व्यक्ति लड़ता है तो उसको लड़ना ही चाहिए, चाहे उसको ब्लैकमेलर कहा जाए, चाहे उसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में रखा जाए, इतना जरूर कहेंगे। और हम लोग जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सही बात है। तो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेलिंग के बजाय संवाद की कमी है? देखिए, मैंने फिर कहा आपसे, संवाद और बेहतर होना चाहिए, और निश्चित तौर पे संवाद की जहां कमी होती है वहां थोड़े बोड़े मनमुटाव होते हैं। हमारे दयाशंकर जी हमारे सामने बैठे हैं, ये संवाद की कमी को दूर करने का काम करते हैं, लेकिन सिलेक्टेड लोगों के साथ। अरे ये तो बड़ा आरोप है, ये तो बड़ा आरोप है कि सिलेक्टेड लोगों के पास ही फेविक्विक लेके जाते हैं। लेकिन मैं तो आप सामने बैठे हैं मंत्री जी, आग्रह करूंगा कि मजबूत घटक दल है, आप बात तो सुननी चाहिए, आपको यहां भी आनी चाहिए अगर नाराज हो जाते हैं। मीडिया मैसेज कराती है कि आशीष पटेल जी नाराज चल रहे हैं, दिल्ली नाराज चल रहा है। ये बताए, कैबिनेट की विस्तार की चर्चा है, क्या इस बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे कि एक कम से कम मंत्रिमंडल के दल आपके हिस्से में आ जाए? देखिए, हम लोग एनडीए का एक घटक दल हैं, और आपको पुराने उसमें लेके चलता हूं कि 2014 से लेकर के अभी लगातार एनडीए के अंग के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी बात रखना ये किसी भी प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, और आप तो पूछते हैं तो हमारा बताना काम है। सही बात। तो निश्चित तौर पे अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उसमें अपना दल का जो हिस्सा है, ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं इंडिया वाइस के मंच पे कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर मगर बहुत होता है, तो एक सीट कैबिनेट होगा, राज्य मंत्री होगा, स्वतंत्र प्रभार होगा, क्योंकि मैसेज यही देंगे अमित शाह जी के, इनकी बात होती है। नहीं, मैं इसमें दूसरी बात आपसे कहूंगा, मैंने ये नहीं कहा क्या मिलना है। अगर अपना दल का उसमें कोई हिस्सेदारी होगी तो उसे जरूर मिलना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो हिस्सेदारी है? मैंने फिर कहा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। नहीं सर, आप अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैंने फिर कहा कि जब कोई फार्मूला बनेगा और उस फार्मूले में अगर अपना दल आता है तो निश्चित तौर पे उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है सर? देखिए, मैं तो जमीन में घूमने वाला आदमी हूं, और मैं तो किसी से डरता नहीं हूं, न मैंने किसी की बुराई की कि मुझे कोई खतरा हो। तो मुझे तो लगता है कि जब सब कुछ ओके है तो ओके। तो कभी कभी नाराजगी भी सामने आ जाती है उसको लेकर। मैंने फिर आपसे कहा, अगर कोई बिंदु है, कोई चीजें हैं, तो उसको अपनी बात रखना किसी प्रकार की ना नाराजगी है और ना प्रेशर पॉलिटिक्स। तो सुनी जाती है? अरे प्रयास करते हैं कि सुना जाए, तो आप सुनाने का ही ये वो है। आप लखनऊ के करीब ही होके दिल्ली के करीब हो जाते हैं, यह भी एक चर्चा है कि लखनऊ करीब है, अब लखनऊ के करीब नहीं होते हैं, आप अपनी बात लेके सीधे दिल्ली बड़ा लैंड अच्छा कर सवाल जाते हैं। आपने किया। 2014 में जब एनडीए का गठबंधन के तौर पे हम लोग आए, तो उस समय हम लोग माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करना शुरू किया। मैं तो आपसे उल्टी बात पूछ रहा हूं, परिवार में अगर कोई बच्चा सबसे पहले अपने माँ बाप को ही याद करता है, या कोई बच्चा जो उसके सबसे नज़दीक रहता, जो सबसे ज़्यादा जिससे इंटरेक्शन रहता है, उधर ही जाता है। तो हमारा तो 2014 में गठबंधन हुआ, तो निश्चित तौर पे दिल्ली हमारे लिए परिवार की तरह है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए दिल्ली भी उतना है इम्पोर्टेंट है जितना लखनऊ। पार्टी में सर किसकी चलती है, आपकी या अध्यक्ष की? कोई भी पार्टी चलेगी तो उसमें अध्यक्ष की ही चलती है। घर में हम सब लोग तो कार्यकर्ता हैं। घर में लेकिन सुनिए, आप तो पूछना चाहते हैं, घर में भी उन्हीं की चलती है। घर में किसकी चलती है? घर में भी उन्हीं की चलती है। उन्हीं की चलती है। 2027 का विधानसभा चुनाव 2024 बीत गया, बड़ा मैंने ये कहा जाए कि एनडीए के लिए तो ठीक नहीं रहा, केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहेंगे, एक चैलेंज था, जो रिजल्ट आया उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन 2027 का होने वाला विधानसभा चुनाव चैलेंज है। हालांकि आप लोग मन से दावा जरूर करते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम लोग घूमते हैं, आसान इतनी राहें दिखाई नहीं दे रही है। सीट की डिमांड आप अधिक करेंगे, या दो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है कि अपने जीते हुए एमएलए का टिकट काटती है, फिर चेहरा बदल के लाती है, क्या इस फार्मूले को लागू करेंगे? सीटें कितने होगी डिमांड? जब आप गठबंधन में होते हैं
ना तो सीट फाइनल होती हैं और ना प्लेस फाइनल होता है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। देखिए, हम लोग 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 का चुनाव लड़े और हमेशा एनडीए का ये रहा है विनेबिलिटी। जहां हमारा सहयोगी दल जीत सकता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, जहां हम खुद जीत सकते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि सहयोगी दल हमारा मदद करे। तो इस प्रकार से, और इसमें एक चीज सबसे प्रमुख रहती है कि विनेबिलिटी कहां पर है, और इसी फार्मूले पे हम लोग काम करते हैं। तो देखिए, 2017 में 300 से ऊपर की सीटें, 2022 में 250 से ऊपर की सीटें हम लोगों ने प्राप्त की हैं। 2027 में भी साथ निश्चित तौर पे हम एनडीए के अंग हैं और वो रहेंगे। आप चाहे जितना हमको दूर करने का प्रयास करें, हम दूर नहीं जाने वाले। अरे साहब, हम लोग कहाँ दूर करते हैं, हम आपकी नाराजगी बताते हैं, आपके घर के सामने खड़े होकर लाइव हम लोग करते हैं। आशीष पटेल जी नाराज चल रहे हैं, बाडी हम लोग तो आप जो करते हैं वो ऊपर मैसेज देते हैं, जैसे निमंत्रण कार्ड देने का जो काम होता था एक वर्ग बिरादरी का, वो हम लोग पहुंचाते हैं कि आशीष पटेल जी नाराज हो गए हैं, अगर दयाशंकर भाई सुन रहे हैं तो मैसेज ऊपर करे, कुछ लोग आके आपको मनाए, उसमें हम लोगों का कहाँ रोल है। आशीष पटेल या हमारे दल के लोग कभी नाराज नहीं होते, लेकिन अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखा या दबाव डालने का काम करते हैं तो अपना दल का कोई कार्यकर्ता डरने के लिए तैयार नहीं। कभी ऐसा हुआ आपको लगा? हमें तो, मैंने फिर कहा आपसे कि हमारे दल का कोई भी कार्यकर्ता, मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूं, तो कभी किसी से डरता नहीं, दबता नहीं, बस इतनी बात। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल में आप मजबूत हैं, ओम प्रकाश राजभर जी मजबूत है, संजय निषाद जी आए थे। हमने उनसे वही सवाल पूछा कि कैबिनेट का विस्तार होता है, क्या अलग डिमांड करेंगे? चर्चा बीच में थी कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा विभाग बढ़ा दीजिए, किसी और सहयोगी के काम नहीं है, आपका भी विभाग ठीक ठीक है। ओम प्रकाश राजभर जी सबसे मजबूत पंचायती राज मंत्री, आप लोगों में कभी अलग से बात होती है? तीनों चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में है, छोटे मझले भाई के रोल में आप लोग हैं, तो कभी तीनों लोगों में अलग बात होती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल तो आप तीनों लोगों का अलग अलग भारतीय जनता पार्टी से होता है। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम सब एनडीए के लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक बातचीत एनडीए के अंग के रूप में हम लोग नहीं करते हैं। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि एनडीए का जो भी अंग है, चाहे आरएलडी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे निषाद पार्टी हो, सब अपने अपने जो जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी वो लड़ाई लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे बड़े भाई के रूप में भाजपा का रोल को देखते हुए कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। पिछड़ों की राजनीति हो रही है और उसको आप उसका एक तबका है जिसको आप लीड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी वो राजनीतिक सोच जो है वो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ आप लोगों के जो आपका जो अपना पॉकेट है, उस पॉकेट में काम हो रहा है, कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार जो 2014 में बनी, 2014 से आज 24 हो गए, 2 साल और हो गए, मतलब लगभग 12 साल की ये सरकार है। इसने पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में मुझे लगता है कि 1947 के बाद इनके बहुत अवसर मिले कि इनमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी नेता ने जब ये विषय रखे, उन्होंने गंभीरता से इसको लिया और बहुत शीघ्र जब उन्होंने अपनी विषय रखा, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने पिछड़ों के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में आरक्षण देने का काम किया। इसी में एक लाइन और मैं बताता हूं आपको। नीट की परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट आया, वो आया 2008 में। समाजवादी पार्टी के साथियों के जो सांसद हैं, उनके सहयोग से सरकार चल रही थी यूपीए 2, और नीट की परीक्षा तो कॉन्सेप्ट बना दिया, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण उसमें भूल गए। हमारी नेता ने जब ये विषय उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, तो उन्होंने इसको फिर गंभीरता से लिया और नीट मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट जो होते हैं उसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को आरक्षण
घोषित करा दिया। तो मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब भी हमारी नेता ने कोई भी पिछड़े वर्ग के लोगों के विषय को उठाया है तो प्रधानमंत्री जी ने उसको गंभीरता से लिया है। और मैं इतना कहूँगा, मैं इसको बहुत अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने दूसरे सरकार के जो नेतृत्वकर्ता हैं उनसे बेहतर, या मैं कहूँगा बेहतरीन कार्य पिछड़ों के लिए किया है। यूजीसी का जो गाइडलाइन आया था उसमें यूजीसी से चूक हुई थी या सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुधार करने की गुंजाइश को दिखाया है? देखिए आशीष पटेल क्या मानते हैं? देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का, हमारे सभी नेताओं का स्पष्ट मानना है कि यूजीसी इक्विटी बिल जो आया था जी, ये बिल का हमारी पार्टी समर्थन करती है, जो बिल आया था। और मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए आगे नहीं कर सकता क्योंकि न्यायालय के सामने विचाराधीन है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पिछड़े वर्ग के हितों के लिए एक अच्छा बिल था। और उसके आगे भी मैं एक बात कहूँगा कि कभी भी किसी भी सरकार का उद्देश्य गलत नहीं होता है कि वो कोई किसी को परेशान करने वाला या किसी भी प्रकार का ऐसा कानून लाए जिससे लोग परेशान हों। निश्चित तौर पे ये बिल का पिछड़े वर्ग, दबे कुचले लोगों ने हृदय से स्वागत किया था। नहीं, उसमें एक विरोध ये था सर कि सारे, अगर कोई गलती करता है तो वो गलत कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें एक वर्ग ऐसा हो गया था कि वो पीड़ित भी नहीं हो सकता था। तो वहां पर वो था कि ठीक है, अगर किसी का भी कोई बुरा नहीं होना चाहिए तो सिर्फ पॉकेट 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 और फिर यहां से वहां नहीं, देखिए वो तो उसका भी आप समर्थन करते हैं? इस पर मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, क्योंकि ये सारा प्रकरण अभी न्यायालय के सामने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये विचाराधीन है। तो इस पर मेरा टिप्पणी करना, आपने मुझसे पूछा कि आपकी पार्टी का और आपका विजन क्या है, मैंने स्पष्ट बता दिया। लेकिन उसमें कमियां क्या हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने अंतिम सवाल ये विचाराधीन है। एक बार फिर जहां से हमने शुरू किया था उस सफर को वहीं से विराम देने की कोशिश। बजट और बजट को लेकर हम ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं। आज के इस सेशन में सभी विभागों के मंत्री आए और उन्होंने बजट का स्वागत किया और एक रोड मैप बताया। आपने भी अपने विभाग का रोड मैप बताया कि हम अपने विभाग को किस तरह से आगे ले चलेंगे, जो भी आवंटन हुआ है इस बजट में राशि का। लेकिन एक सवाल ये भी हमने ये बाकियों से भी पूछने की और समझने की कोशिश की है और उनसे पूछा भी, आप जरा बताइए कि राशि आएगी कहां से? 9 लाख करोड़ कहां से? आपने सारे टैक्सेस जो है माफ किया है, रेवेन्यू का सोर्स क्या है? देखिए, अगर आप पिछले वर्ष के बजट पे जाते हैं तो इसी प्रकार का सवाल पिछले वर्ष भी पूछा गया था। उसके पहले वाले वर्ष में मैं किसी ऐसी ही कॉन्क्लेव में था, यही सवाल पूछा गया था। मैं तो दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर राशि कहां से आएगी इसका कोई रोड मैप ना होता तो निश्चित तौर पे मैं आपको कहूं कि ऐसा बजट दोबारा आने की संभावना नहीं थी। लेकिन 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट अगर आया है तो उस राशि के आने की व्यवस्था करके ही इतना बड़ा बजट लाया गया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पिछला बजट का 50% खत्म नहीं कर पाए, 1 साल अब 1 महीना भी बचा है बस। देखिए, आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं और उन्होंने 5 साल सरकार चलाई है। अगर उनकी सरकार में ऐसा ही कार्य होता रहा है तो उनको उसी नजरिए देखें। सही बात। और मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं, हमने 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एक गोंडा में, एक बस्ती में, एक मिर्ज़ापुर और एक प्रतापगढ़। हमारा प्रयास ये है कि सारे मंडलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाए। और यही नहीं, आप अभी सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, मैंने 4 इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण भी कराया। मैनपुर में देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, बस्ती में सरदार पटेल के नाम पर, मिर्ज़ापुर में सम्राट अशोक के नाम पर और गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी के नाम पर ये इंजीनियरिंग कॉलेज बने और उनमें शिक्षण प्रारंभ हो गया। तो जब आपके पास इच्छा शक्ति होती है, सही बात है, जब आपके पास इच्छा शक्ति होती है
तो जो बजट आप पेश कर रहे हैं उस बजट को समग्र रूप से धरातल पर उतारना भी आसान रहता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, खन्ना जी के बेबाक शायरियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जितनी शायरियां रखी हैं उसको फलीभूत करने का काम किया है। मैं अपने इंडिया वॉइस के सभी प्रमुख लोगों का, आपका और हमारे साथ और भी जो लोग बातचीत कर रहे थे उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये कॉन्क्लेव कराया, लोगों को नई चीज़, हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिला और जो सामने बैठे लोग हैं उनको भी नई चीज़ सुनने को मिली। मैं इतना कह करके इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और उसे मुझे बताने की जो सड़कें देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख करके फिर आपसे अनुरोध करूँगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी तेजी से बढ़ा है, 30 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। उत्तर प्रदेश कई खाद्यान्नों के उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें नंबर 1 पर है। सभी नगर निगमों में सोलर सिटी के रूप में उन्हें डेवलप करने का काम हो रहा है। मतलब मैं कितने आपको पॉइंट गिनाऊं जहां पर वास्तव में धरातल पे काम हो रहा है। पुरानी सरकारों का अगर आप एक बार दोनों का डिफरेंस पता करेंगे तो आपको ये लगेगा कि पहले 1 किलोमीटर सड़क बनती थी, उसमें आधा किलोमीटर गायब हो जाती थी। अब हमने 1 किलोमीटर के बजाय 3 किलोमीटर सड़क बनाई है और उसमें पैच भी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद। और चलते चलते दयाशंकर जी को आप भरोसा दिला रहे हैं ना 27 का? दयाशंकर जी वो शख्सियत हैं जी जो पूरी रात भर चलते हैं, पूरी रात भर चलते हैं और सुबह भी जो है ना सोते नहीं हैं। तो जो इतना कर्मठशील व्यक्ति है तो उसके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। सही बात। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समृद्ध देखिए वो रुकनी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप जो है यहाँ जोरदार तालियां वहाँ बजाते रहें। साथ ही देखिए हमारे जो 2 और माननीय मेहमान हैं, मैं उन दोनों को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री दानिश आजाद अंसारी जी की वो स्टेज पे आए और साथ ही श्री दयाशंकर सिंह जी की वो भी स्टेज पे आए। और साथ ही मैं इंडिया वॉइस के चेयरमैन श्री प्रेम सागर तिवारी जी को भी यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे।